गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास कंपलसरी इंग्लिश का फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। हमने इसको रीड कर लिया था। उससे आगे चलो देखते हैं। देन तब, अब मिस्टर हैमल ने क्या कहा था कि तुम पढ़ नहीं पाए, इसमें मेरा भी दोष है। तो उसने खुद का दोष बताते हुए कहा था कि मैं तुम्हें छुट्टियां कर देता था, ये वो। उससे आगे हम देखते हैं। देन तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक बात से दूसरी बात, यानी बढ़ा रहे हैं एक चीज के बाद दूसरी चीज, दूसरी के बाद तीसरी, इस प्रकार से वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक। एम हैमल जो है उसने बातें करना जारी रखा। वेंट ऑन का मतलब जारी रखना। ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज की, यानी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें करना जारी रखा। सेइंग दैट, ये कहते हुए कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि यह संसार में एक बहुत ही सुंदर, अति सुंदर भाषा थी, सबसे सुंदर भाषा थी। द क्लियरेस्ट, सबसे ज्यादा स्पष्ट यानी सुस्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, यानी सबसे ज्यादा तार्किक भाषा। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि हमें, गार्ड का मतलब सुरक्षा करना, सेफ्टी, सिक्योरिटी। इट, इसकी, हमें इस भाषा की सुरक्षा करनी चाहिए। अमंग अस, हमारे मध्य। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना है। बिकॉज, क्योंकि व्हेन ए पीपल, यहां पर ए नहीं है ये, व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोग, एनस्लेव्ड का मतलब जो गुलाम होते हैं, दूसरे के कब्जे में आते हैं, वो लोग, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक, एज लॉन्ग एज, जब तक, दे होल्ड, वे पकड़े रखते हैं, होल्ड फास्ट, मजबूती से पकड़े रहते हैं, पकड़ बनाए रखते हैं, टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा पर। यानी कोई भी लोग गुलाम हो जाते हैं तो वो जब तक अपनी भाषा पर मजबूत पकड़ बनाए रखते हैं। इट इज एज, ये ऐसा होता है, एज इफ दे हैड द की, जैसे कि उनके पास कोई चाबी हो, टू देयर प्रिजन, उनके जेल की। यानी गुलामी के अंतर्गत जो लोग जीवन जी रहे हैं, वो जब तक अपनी भाषा को नहीं भूलेंगे तब तक उनके पास उस प्रिजन से, उस गुलामी से निकलने की चाबी उनके पास होती है। यानी कोई भी लैंग्वेज है जो हमारी मातृभाषा होती है, वो हमारी स्वतंत्रता की परिचायक होती है, वो हमें स्वतंत्र बनाए रखती है। आगे देखते हैं। देन तब, ही ओपन्ड ए ग्रामर, देन ही ओपन्ड ए ग्रामर, तब उसने ग्रामर की एक पुस्तक खोली। देन ही ओपन्ड ए ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, और हमें हमारा लेसन पढ़ाया, हमारे सामने उसने पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज अमेज्ड, अमेज्ड यानी सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज्ड हो गया, टू सी, ये देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं इसे कितनी अच्छी तरह से समझ गया। अब लेसन पढ़ाया जा रहा है, वो उसके मन में ये है कि आज के बाद कभी पढ़ने को नहीं मिलेगा, ऐसा सोचकर वो पूरी तरह से ध्यान लगाकर क्लास में बैठा है। तो उसको पूरी तरह से क्या हुआ, समझ में आ गया। वो कह रहा है कि मैं आश्चर्यचकित था कि मैं इसे कितनी अच्छी तरह से समझ गया। ऑल ही सैड, वो सब जो उसने कहा, सीम्ड सो इजी, सीम्ड लगा, सो इजी बहुत ही आसान, आई सो इजी बहुत ज्यादा आसान, आई थिंक मैं सोचता हूं, टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड, मैंने कभी नहीं सुना था, सो केयरफुली, इतनी सावधानी से। मैं ये सोचता हूं कि मैंने इतनी सावधानी से पहले कभी नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, और उसने भी प्रत्येक बात को एक्सप्लेन नहीं किया था विद सो मच पेशेंस, इतने ज्यादा धैर्य से। यानी टीचर के बारे में कह रहा है कि उसने भी पहले कभी इतने ज्यादा धैर्य से उस बात को एक्सप्लेन नहीं किया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। इट सीम्ड, ऐसा लगा, ऑलमोस्ट की लगभग, लगभग ऐसा लगा, एज इफ, जैसे कि, द पुअर मैन, वो बेचारा व्यक्ति, वांटेड चाहता था, टू गिव अस, हमें देना,
ऑल ही न्यू, वो सब कुछ वो जानता था। यानी वो ऐसे पढ़ा रहा था जैसे कि वो एक ही बार में जितना भी जानता था वो सब हमें दे देना चाहता था बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स, पुट इट ऑल, इन सबको वो डाल देना चाहता था इन टू अवर हेड्स, हमारे दिमाग में। हेड्स यानी दिमाग, माइंड। एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में। ऐसा लगा कि वो एक ही बार में उन सब बातों को हमारे दिमाग में डाल देना चाहता हूं। एट वन स्ट्रोक का मीनिंग है एट वंस या एट इन वन गो, एक ही बार में। आगे देखते हैं आफ्टर द ग्रामर। अब ग्रामर का लेसन पूरा हो गया। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमें लेखन में एक लेसन मिला। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमल जो है वो हमारे लिए नई कॉपीज लेकर आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिनके अंदर सुंदर राउंड हैंड में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास, ये बात उसमें लिखी हुई थी। आगे दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, अब ये जो नोट जो कॉपीज हैं ये छोटे फ्लैग्स की भांति दिखाई दे रही थी। फ्लोटिंग एवरीवेयर, जो प्रत्येक तरफ यानी पूरे क्लासरूम के अंदर चारों तरफ फ्लोट कर रही थी, तैर रही थी। इन द स्कूल रूम, उस स्कूल रूम के अंदर। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी डेस्क के टॉप पर एक रोड के साथ, हंग का मतलब टंगी हुई, हंग जो कॉपीज है वो टेबल के ऊपर एक रोड लगी हुई, उसके ऊपर कॉपी टंगी हुई है, वो चारों तरफ क्लास के अंदर फ्लैग्स की भांति दिख रही थी। यू ऑट टू हैव सीन, यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सैट टू वर्क, तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति सैट बैठा था, टू वर्क अपने काम पर, कि प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार से अपने काम पर बैठा था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, हाउ क्वाइट कितनी शांति थी, इट वाज ये थी, यानी यहां पर कितनी शांति थी क्लास में। द ओनली साउंड वाज, ओनली साउंड केवल जो आवाज थी, वाज वो थी, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर पेन के स्क्रैच करने की आवाज थी। इसके अलावा क्लास में कोई आवाज नहीं आ रही थी। आगे देखिए, वंस एक बार, वंस सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ बीटल्स जो है मधुमक्खियां जो है या जो कीड़े मकोड़े हैं, कुछ उड़कर कीड़े मकोड़े, छोटे पंखों वाले छोटे कीड़े उड़कर अंदर आ गए। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट, लिटलेस्ट मतलब सबसे छोटे जो बच्चे थे, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, छोटे बच्चों ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hooks, जो अपने फिश हुक्स को ट्रेस करने का, यानी उनको मछली के कांटे का चित्र दिया गया था, उसको वो ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे कि वो भी फ्रेंच लैंग्वेज हो। छोटे बच्चों को एक मछली के कांटे का चित्र दिया गया था, उसको ट्रेस करना था, उसी के जैसा चित्र बनाना था। वो उस चित्र को ऐसे बना रहे थे जैसे वो कोई फ्रेंच लैंग्वेज हो। बीटल्स यानी ए लार्ज साइज इंसेक्ट, अब यहाँ पर लार्ज साइज दे रखा है, छोटे मतलब कीड़े होते हैं छोटे जो खिड़की में से उड़कर अंदर आ सकें। नॉट लिटिल लिख लेना, लिटिल साइज या स्मॉल साइज। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन रेफर्स टू द पिजन्स, अब यहाँ पर ये पिजन्स को रेफर कर रहा है, लेकिन पिजन्स का अर्थ यहाँ पर छोटे क्लास के अंदर जो छोटे बच्चे थे वो भी। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, छोटे जो सबसे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, जो फर्स्ट क्लास के होते हैं, नर्सरी के होते हैं वो भी। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, स्क्रैचिंग विद देयर क्लास। ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स कूड वेरी लो, पिजन्स कबूतर जो थे वो बड़ी धीमी आवाज में कू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। अब कवि जो राइटर है वो ये कहता है कि मैंने ये सोचा कि क्या वे कबूतरों से भी जर्मन भाषा में गाना गाएंगे। इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी, कूड होती है
द साउंड मेड बाय द पिजन्स, कबूतरों के द्वारा बनाई जाने वाली जो साउंड होती है, कबूतरों की जो आवाज होती है उसको बोलते हैं कू। आगे देखिए इसमें अब क्या होता है, वैन एवर, जब कभी भी, आई लुकड अप, मैंने ऊपर देखा। अब क्लास में सारे काम कर रहे हैं तो ये कहता है जब कभी भी मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, मेरे लेखन से, आई सा एम हेमल, मैंने एम हेमल को देखा, सीटिंग, बैठे हुए, मोशनलेस, गतिहीन, बिल्कुल बिना कोई गति किए वो आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था, बिल्कुल भी हलचल नहीं थी, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, गेजिंग का मतलब दृष्टि गड़ाकर देखना, एक बार वो एक चीज को देखता फिर दूसरी चीज को देखता, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वो अपने माइंड के अंदर उन चीजों को फिक्स कर लेना चाहता हो, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जैसे कि प्रत्येक चीज दिखाई देती थी, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से विद्यालय के कमरे में। गेजिंग का मतलब होता है लुकिंग इंटेंटली, ध्यानपूर्वक देखना, दृष्टि गड़ाकर देखना, घूरना। फिक्स इन हिज माइंड का मतलब होता है स्टोर और कीप फॉर एवर, ये वर्ड्स भी आपको लर्न कर लेने हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, यानी पिछले 40 वर्षों से वो उसी स्थान पर बना हुआ था, यानी अल्सास को छोड़कर वो 40 साल से कहीं नहीं गया था। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की से बाहर उसका गार्डन था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसकी क्लास उसके सामने थी, जस्ट लाइक दैट, सब कुछ ठीक ऐसा ही था पिछले 40 वर्षों से। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, वॉर्न स्मूथ यानी थोड़ी सी घिस गई थी, वॉर्न का मतलब घिस जाना, केवल जो डेस्क्स और जो बेंचेस थी वो थोड़ी बहुत घिस चुकी थी, बाकी कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। द वालनट ट्रीज इन द गार्डन, गार्डन के अंदर जो वालनट ट्रीज थे, अखरोट के जो पेड़ थे, वर टालर, वो अब थोड़े से क्या हो गए थे, बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, और जो होप वाइन उसने लगाई थी, जो अंगूर की बेल उसने लगाई थी, had planted himself स्वयं, twinned about the windows to the roof, वो अब विंडो के ऊपर से होके छत पर पहुंच गई थी। worn smooth का मतलब क्या होता है, had worn out यानी घिस जाना, and became smooth due to overuse, और बहुत ज्यादा यूज करने के कारण स्मूथ हो जाना। जैसे टेबल्स होती है, टेबल को हम रोजाना, शुरू में खुरदरी होती है, उनको रोजाना जैसे यूज करते रहते हैं, ऊपर से घिसती रहती है, वो क्या हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। ट्विंड, ट्विंड का मतलब ट्विस्टेड, मुड़ जाना, जैसे अंगूर की बेल है, ये पाइप है, इसके चारों तरफ क्या है, ऐसे मुड़ी हुई है, ट्विस्ट हुई है। हाँ, अब आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। अब हमारा लेसन थोड़ा ही बचा है, इसी वीडियो में इसको हम पूरा कर देंगे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट टू लीव इट ऑल, हिज हर्ट यानी उसका जो हृदय है, मस्ट हैव ब्रोकन अवश्य टूटा होगा, टू लीव इट ऑल इन सबको छोड़कर, यानी इन सारी चीजों को छोड़ते हुए उसका जो हृदय है वो अवश्य बिखरेगा, टूटेगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव, अब ऊपर के कमरे के अंदर उसकी जो सिस्टर है, वो जैसे सामान, अब उनको जाना है तो सामान की पैकिंग वगैरह चल रही है, तो उनके जो मूविंग की आवाज सुनाई दे रही है, और जो पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने ट्रंक्स को जो पैक कर रही है, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले ही दिन अब उनको कंट्री को क्या करना है, छोड़ देना है। तो इन सब के बारे में सोचकर उसका दिल जो है वो अवश्य टूटेगा। बट लेकिन ही हैड द करेज, करेज मतलब साहस, करेज यानी साहस, ही हैड द करेज, उसमें साहस था। टू हियर एवरी लेसन, टू हियर एवरी लेसन, प्रत्येक लेसन को सुनने का, टू द वेरी लास्ट, पूरे अंत तक, लेकिन किसी भी अध्याय को, किसी भी पाठ को, किसी भी शिक्षा को अंत तक सुनने का उसमें साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड लेसन इन हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री के अंदर एक लेसन पढ़ा। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बे बी बो बू,
यानी हमने पहले हिस्ट्री का लेसन बाद में पढ़ा और उसके बाद में जो छोटे बच्चे थे, जो बेबीज थे, उन्होंने उच्चारित किया, यानी जो बारखड़ी के अक्षर हैं उनको उसने उच्चारित किया, छोटे बच्चों ने उच्चारित किया। आगे के पैराग्राफ में चलिए। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands. Down there at the back of the room, कमरे के अंदर पीछे की साइड में, ओल्ड हॉसर, बूढ़ा जो हॉसर नाम का व्यक्ति था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपने चश्मा लगाए हुए थे, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपने प्राइमर को, छोटी क्लास का जो बुक होती है, कैक है कि उसको इन हिज बोथ हैंड, अपने दोनों हाथों में होल्ड किए हुए था, पकड़े हुए था। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, वो भी उनके साथ साथ लेटर्स को स्पेल कर रहा था। यू कुड सी दैट, तुम सोच सकते हो या देख सकते हो कि he too was crying, वह भी रो रहा था। his voice trembled, उसकी आवाज कांपती थी, विद इमोशन, भावनाओं से, यानी उसकी आवाज जो है वो भावनाओं से कांपने लगी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और उसको रोता हुआ सुनकर बहुत मजाकिया सा सीन था ये, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, कि हम सारे हंसना चाहते थे, एंड क्राई, और रोना चाहते थे। अरे हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे ये कितनी अच्छी तरह से याद है, दैट लास्ट लेसन, वो अंतिम अध्याय। क्या कहता है कि वो अंतिम अध्याय मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है। आगे पढ़ते हैं इसको, हमारे लेसन का अंतिम पार्ट पढ़ेंगे अभी। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ऑल एट वंस, अचानक, द चर्च क्लॉक, चर्च की, गिरजाघर की जो घड़ी थी, स्ट्रक 12, उसने 12 बजाए। देन द एंजिलस, एंजिलस होती है चर्च की घंटियां, उसके बाद में चर्च की घंटियां बजी, यानी पहले घड़ी ने 12 बजाए और उसके बाद में घंटियां बजने लगी। यहां पर एंजिल्स का मीनिंग दे रखा है, प्रेयर सॉन्ग इन द चर्च, या द स्टार्ट इज मार्क्ड बाय द रिंगिंग ऑफ द बेल, घंटी का बजना। एट द सेम मोमेंट, उसी पल, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस, पर्शियन यानी पर्शिया की जो सेना थी, उस सेना के जो ट्रम्पेट्स यानी जो ड्रिलिंग की साउंड थी, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अभ्यास से लौट रहे थे, साउंडेड अंडर ओवर विंडो, वो खिड़की के बाहर उनकी आवाज आने लगी। मिस एम हेमल स्टड अप, एम हेमल खड़ा हो गया, वेरी पेल, काफी कमजोर सा दिखाई दे रहा था, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उसे पहले कभी इतना लंबा नहीं देखा था, यानी सामने से उसको अच्छी तरह से इसने आज ही देखा है, दिखाई दिया कि ये टीचर है इतना लंबा। ट्रम्पेट्स ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, पेल का मतलब यूज टू डिस्क्राइब ए पर्सन्स फेस और स्किन इफ इट हैज लेस कलर, यानी स्किन का कलर उड़ जाना या थका हुआ दिखाई देना, कमजोर दिखाई देना। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कहता है एम हेमल कहता है, माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सैड ही, उसने कहा, आई, इतना ही बोल पाया, आगे बोल नहीं पाया। बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी चीज ने चॉक्ड हिम, उसके गले को चोक कर दिया, रोक दिया, अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल सका। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल सका। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा। टुक ए पीस ऑफ चाक का एक टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति को संग्रह करते हुए, ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, ही रॉट, उसने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, उतना बड़ा जितना वो लिख सकता था, यानी बड़ी बड़ी शब्दों में उसने लिखा, अक्षरों में लिखा। क्या लिखा? वाइव ला फ्रांस, फ्रांस अलविदा, वाइव ला फ्रांस यानी फ्रांस अलविदा।
चौक्ड का मतलब बिकेम अनेबल टू स्पीक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशंस के कारण बोल न पाना, गला अवरुद्ध हो जाना। ये हमारा जो लेसन था कंप्लीट हुआ। इसके बाद लास्ट जो क्लोजिंग लाइंस है, देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुका, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, लेंड का मतलब सहारे लगा देना, सहारा ले देना, हिज हेड अपने सिर को, अगेंस्ट द वॉल दीवार के सहारे, एंड विदाउट ए वर्ड बिना कुछ बोले, ही मेड ए गेस्चर, गेस्चर का मतलब इशारा करना, इशारा करना, उसने इशारा किया, टू अस हमें, विद हिज हैंड अपने हाथ से, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस होता है, यू मे गो तुम जा सकते हो, अब स्कूल डिसमिस होता है, तुम जा सकते हो, ये मिस्टर एम हैमल ने कहा है। तो इसी के साथ हमारा